इस वक्त जिस स्टेज पे आप खड़े हुए हैं राइट नाउ, ये बुग़्ज़ आईएसआई में खड़े हैं या इश्क़ इमरानिया है? अगर आप हक और सच के लिए खड़े नहीं हो सकते, कौम में चंद लोग भी नहीं खड़े हो सकते, तो उस कौम की यार औकात है ही नहीं फिर ना। तो हम तो कौम के लिए खड़े हुए हैं भाई। सुहेल अफरीदी साहब भी गुड बॉय बन चुके हैं या अभी गुड बॉय नहीं बने? और सुहेल अफरीदी कोर कमांडर के साथ तो जो है सुबह शाम मुलाकात कर रहा है। अच्छा। इमरान खान से एक भी मुलाकात नहीं हुई उसकी यार, उसको तो इम्यूनिटी हासिल है। क्या असल माजरा है कि गुड बॉय बना कैसे लेती है एस्टैब्लिशमेंट हमारी? ये कुछ को हनी ट्रैप किया जाता है, कुछ को बिठाया जाता है, कुछ की वीडियोस बनाई जाती हैं। पीटीआई लीडरशिप जो है वो क्या आया इमरान खान को जेल से रिहा करने में कामयाब हो जाएगी? दाने नहीं है, ये नहीं कर सकते। अवाम इमरान खान को निकालेगी अपनी मदद आपके तहत। जो रिसेंटली केस चल रहा है आपका यहाँ इंग्लैंड के अंदर, जो वहाँ पे लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्हें यहाँ पे जो प्रो नॉन लीग या प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफी हैं उनकी तरफ से कहा गया तो वो तो चोर थे, शहजाद अकबर साहब के घर भी चोरी करने आए थे, कि दरअसल वो केस था क्या? और अभी परसों मेरे ख्याल में आपकी आखिरी हियरिंग हुई है उस केस की। उसके अंदर अब जो वहाँ पे आर्गुमेंट्स थे या रिमार्क्स थे जजेस के या वकला के, वो क्या थे? जज साहब ने कहा कि ये हिटमैन फॉर हायर कौन होते हैं? किराए के कातिल, उर्दू में इसका तर्जुमा है। जी और वायलेंस का केस है, इसमें कहीं दूर 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 भी चोरी का कोई सीन नहीं है। ठीक है, जनरल बाजवा कि वो वॉशरूम में गिरा है, कुछ सर पे छोटे छोटे उसको आई हैं और वो हॉस्पिटल। जजीद ने भी आज उम्र बड़े किए थे ना, ठीक है तो यहाँ पे अंजाम जो शिमर के साथ हुआ था, ये उनके साथ वही होना है जो हो रहा है यहाँ पे। दुनिया मुकाफाते अमल है, खुदा ने अपनी खुदाई नहीं दिखानी क्या आपके ख्याल के अंदर? आपने बड़ा अरसा इनके साथ काम किया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आईएसआई के साथ, इनके साथ आप जिस भी वे में काम करते रहे, लेकिन आपका एक लिंक रहा। उस सब के बावजूद अचानक से आदिल राजा को क्या ख्याल आया कि भाई इनके खिलाफ ऑपोजिट जाके खड़े होना और इमरान खान के साथ जाके खड़े हो जाना है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद आरएचएम। जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है आदिल राजा साहब को। मेरी ख्वाहिश थी कि आदिल भाई मुझे फिजिकली टाइम देते यहाँ पे और हम किसी स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट करते, लेकिन आदिल भाई की क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और काफ़ी सारी और मजबूरियां हैं, जिस वजह से उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। लेकिन आदिल भाई थैंक यू सो मच, आपने इतनी मसरूफियत, केसेस, हर चीज चल रही है और उसमें से आपने मेरे लिए जो है वो वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आदिल भाई बात स्टार्ट कर लेंगे जो रिसेंटली केस चल रहा है आपका यहाँ इंग्लैंड के अंदर उसके ऊपर, क्योंकि मैं कल रात एक पॉडकास्ट में था और वहाँ पे जो मौसूफा थी उन्होंने जिस किस्म की रिपोर्टिंग की थी यहाँ की कोर्ट से जाकर, और मैंने उन्हें चंद जगहों पे रोकने की कोशिश की क्योंकि वो मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं, वो भी मेरे ख्याल में आपके केस की रिपोर्टिंग करने वहाँ आते हैं। उनकी रिपोर्टिंग और उस खातून की रिपोर्टिंग में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था एंड ही वाज़ जस्ट, मैं अब उसको क्या कहूँ, लेकिन मिस इंटरप्रेट कर रही थी चीज़ों को और सारा कुछ। तो मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं आपसे पूछ लूँ कि बेसिकली जो वहाँ पे लोग गिरफ्तार हुए थे, वो गिरफ्तार हुए और उन्हें यहाँ पे जो प्रो नॉन लीग या प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफी हैं उनकी तरफ से कहा गया तो वो तो चोर थे, शहजाद अकबर साहब के घर भी चोरी करने आए थे और आदिल राजा साहब के घर भी चोरी करने आए थे। हम भी यहाँ मौजूद हैं, हर घर में कौन चोरी करने आता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन उनका ये नैरेटिव था कि जी वो चोरी करने आए थे और वो चोरी की वारदात थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। आप प्लीज उस पर रोशनी डाल देंगे कि दरअसल वो केस था क्या? और अभी परसों मेरे ख्याल में आपकी आखिरी हियरिंग हुई है उस केस की, उसके अंदर अब जो वहां पे आर्गुमेंट्स थे या रिमार्क्स थे जजेस के या वकला के, वो क्या थे? रजीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि यूके में ये क्रिमिनल केस है, सिविल केस नहीं है। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूके में इसके ऊपर बात करने की, क्योंकि जब केस इस वक्त क्योंकि अदालत के अंदर चल रहा है, वो और मैं सिर्फ वही आपको बता सकता हूं जो अदालत में जज ने कहा या प्रोसिक्यूशन ने, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कहा या पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। उससे हट के मैं इसके ऊपर अपनी जाती राय नहीं दे सकता, पहले तो ये क्लियर कर ली। और ये सबसे बेस्ट है ताकि जो कोर्ट के अंदर हो रहा है और उसे जिस तरीके से उसको कोर्ट किया जा रहा है या उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है वो क्लैरिफाई हो जाएगा तो वो ज्यादा बेटर, आई थिंक सो।
जी, तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, मेरे जराए इस वक्त पब्लिश्ड मेट्रोपॉलिटन पुलिस की काउंटर टेररिज्म कमांड की जानिब से जो मीडिया रिपोर्ट्स दी गई हैं वो हैं। दूसरा, अदालत में जज ने वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान ने, जो चीफ प्रोसिक्यूटर्स ने जो रूलिंग्स दी हैं वो हैं, या ओल्ड बेली में जो अभी 13 फरवरी को जो हेयरिंग हुई है उसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बॉबी चीमा ने जो बात की है, वो जो उन्होंने की है, मैं सिर्फ वो रिपोर्ट कर सकता हूं। अब पाकिस्तानी मीडिया जो चवले मारता है, जो उनके यहाँ पे आगे लोग बैठ के चवल मारते हैं, इसलिए तो लोग इनसे नफरत करते हैं जो इस तरह जी की जी बात करते हैं। देखें, इस केस को इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और प्लान्ड अटैक करार दिया गया लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की काउंटर टेररिज्म कमांड की तरफ से। इसलिए उन्होंने मुश्तरका इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है शहजाद अकबर की कैम्ब्रिज शायर पुलिस से और जी मेरी जी वाली पुलिस से लेके सेंट्रली जो काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग स्कॉटलैंड यार्ड की है उसने अपने पास ले ली। ठीक है, क्योंकि ये ओके एक सोफिस्टिकेटेड और टारगेटेड अटैक था। आप मुझे बता दो कोई भी बर्तानिया की हिस्ट्री में कि कोई चोरी चकारी के केस को काउंटर टेररिज्म पुलिस अगर डील कर रही हो तो ये तो नहीं फिर कर रही, रजीम बिल्कुल। मजाक हो गया ना। जी ये जी तो फिर मजाक हो गया, ये तो जी जी सहाफत नहीं हुई, लफाफत हो गई ना। एनीवे, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर ये, अब काउंटर टेररिज्म पुलिस ने इसको कहा कि सोफिस्टिकेटेड और इंतहाई टारगेटेड नेचर के ये अटैक थे जो मेरे ऊपर और शहजाद अकबर के ऊपर किए गए, जी जी इसीलिए काउंटर टेररिज्म पुलिस ने इसको लिया। फिर वेस्टमिनिस्टर 11 इसमें हरासतें हुई हैं, मजीद इसके अंदर अरेस्ट जो है हरासतें हो सकती हैं, ये जज ने लेटेस्ट कहा, बॉबी चीमा ने। काउंटर टेररिज्म के चार्जेस भी लगाए जाएंगे इनमें से एक शख्स के ऊपर, ये भी अच्छा। जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने कहा। बॉबी जी जी चीमा ने 13 फरवरी को, यार मतलब आप सर, मैं जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं, आगे आप इसका फैसला कर लो, अवाम इसका फैसला कर ले। उसके बाद वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मैजिस्ट्रेट टैन इकराम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये जिसको बीबीसी ने रिपोर्ट किया, जिसको जी जी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, जिसको इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया, मतलब आप देखो जिसको तमाम यूके मीडिया, ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ये हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस का केस है। एक ओके। जज दे रहा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर पाकिस्तानी सहाफी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनके खिलाफ इंक्वायरी भी बनती है और हो भी रही है मेरी इतलात के मुताबिक। लेकिन जज साहब ने कहा कि ये हिटमैन फॉर हायर कौन होते हैं? किराए के कातिल, उर्दू में इसका जी जी तर्जुमा है, जी जी और वायलेंस का केस है। इसमें कहीं दूर 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 भी चोरी का कोई सीन नहीं है। ठीक है, और जो लोग गोरे पकड़े गए, इनमें जो 7 लोगों को चार्ज अभी तक किया जा चुका है, जिनमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी निजाद है, बाकी 6 गोरे हैं। और जो पाकिस्तानी निजाद शख्स है वो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुर्जा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में मौजूद था जिस वक्त हमला हुआ। जी जी ठीक है जी, हाँ। और ये जो गोरे हैं उनमें से एक लोग, उन्होंने बयान दिया अदालत में अपने वकील के जरिए कि आदिल राजा को हमें कहा गया था कि इसको शटअप कॉल देनी है, हम मारना नहीं है, शटअप सिर्फ कॉल देने शटअप गए थे। कॉल, डराना है, बेसिकली डराना मकसद था आपको। मतलब शटअप कॉल जो है बेसिकली, देखो शटअप कॉल मतलब चुप कराना है कुछ भी करके। जी ये जी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ये अलीट तबका ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, गोरे ये टर्मिनोलॉजी, आप भी यूके में मौजूद हो, जी इस्तेमाल ही जी नहीं करते, गोरे जी ये बिल्कुल टर्मिनोलॉजी ऐसे ही है, इस्तेमाल नहीं करते। अब बिल्कुल ये ऐसे ही है। केस है, अब इस केस के ऊपर मजीद हरासतें भी मुतवक्को हैं और मजीद भी चार्ज लोग हो सकते हैं। ये जो लेटेस्ट हेयरिंग है 13 फरवरी की, जिसमें टेररिज्म के चार्ज भी लगेंगे, ये जी जी रूलिंग है जज की। और ये जज की रूलिंग जो है ये ऑनरेबल जस्टिस, जो साउथ एशिया से पहली खातून हाई कोर्ट की जज हैं, हाई कोर्ट की जज जस्टिस बॉबी चीमा ने, जो है जी मिसेस जी ग्राफ चीमा भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये रूलिंग दी है। अब इन ओके। रूलिंग्स के होते हुए और इन मीडिया रिपोर्ट्स के होते हुए अगर कोई जाके ये चूरन बेचे कि ये तो चोरी का केस था, तो जी जी फैसला फिर आप कर लें, मैं तो इसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता जी। आदिल भाई, यहाँ इंग्लैंड के अंदर क्योंकि आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, और जो लोग इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन कोर्ट जाके वहां से जितनी भी चीजें लेके आते हैं और उन्हें बाहर आके गलत तासुर दे के या गलत रिपोर्टिंग करते हैं, आपने कोई भी सोचा है कि जब ये केस खत्म होता है तो उन लोगों के खिलाफ आप अदालत जाएंगे या उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर करेंगे?
रजीन, यहाँ पे बिल्कुल जो मेरे खिलाफ इतना ज्यादा मैसिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर मैं केसेस करने के ऊपर आऊं तो मैं तो फिर 14-15 केसेस यहाँ पे डेफेमेशन के खोल के ऊपर बैठ जाऊं, लेकिन डेफेमेशन केसेस के ऊपर हैवी खर्चा होता है जो कोई स्टेट तो बर्दाश्त कर सकती है। पाकिस्तान की मिलियंस ऑफ जी पाउंड जी का खर्चा होता है। मेरे तो तमाम जो एसेट्स हैं वो सीज किए जा चुके हैं पाकिस्तान में, जी और जी मैंने तो जो है वो अपना डिफेंस भी क्राउड फंडिंग के जरिए किया था। जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर पंजाब ने, हाजिर सर्विस सेक्टर कमांडर पंजाब ने, जिसको बार बार ये रिटायर्ड रिटायर्ड लिखते हैं, जब मुकदमा मेरे ऊपर किया गया था तो वो हाजिर सेक्टर कमांडर पंजाब थे, जी और जी उसके बाद भी री एम्प्लॉय मेरी इतलात के मुताबिक वो हो गए आईएसआई के अंदर। अगर वहां पे किया गया था तो वो बेतहाशा पैसा जो है उस पर खर्चा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ यार अब हर जो है वो इनके ऊपर अगर मैं मुकदमे करने आऊं तो आई रिजर्व द राइट, 2 साल के अंदर मैं कर सकता हूं, और जी जी मेरा इरादा जरूर है। लेकिन इसके अलावा मुतअद्दिद मामलात हैं, कुछ मेरी लीगल टीम्स कुछ केसेस तैयार कर रही हैं, और वो जी केसेस जी हम करेंगे जिनके ऊपर करने चाहिए, जी जिन जी जिन निशाना सीधा रख के जहां पे करने चाहिए वो हम जी जी करेंगे। और एक जी जी मेरा केस जो मेरे खिलाफ, जो आपको पता है हद के इज्जत का, बरतानवी कानून के मुताबिक पाकिस्तान का चला, वो अभी भी अपील प्रोसेस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, कोर्ट ऑफ अपील के अंदर मौजूद है, अभी भी इस वक्त वो ऑन गोइंग लाइव केस है जी। जी जी आदिल भाई, इसके बाद हम उसी केस जो आप बता रहे हैं कि ऑन गोइंग है, अपील चल रही है, उसके ऊपर आएंगे। आप वो केस बतौर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि जो कुछ मीडिया पे चलाया गया और आपके बकौल भी आपने भी बताया कि आप वो केस हार गए लोअर कोर्ट्स के अंदर जाके। वो केस हार क्यों गए थे? क्या आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं थे, या किस तरीके से वो मसला हुआ क्या बेसिकली? देखिए रजीन, 2-3 चीजें हैं इसमें, वो आपने जहन के अंदर रखनी है। यूके को एक तो लाइबल टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये मैं नहीं कह जी रहा, जी ये किताब है जेफरी रॉबर्टसन किंग्स काउंसिल की, जी लॉफेयर, जी ठीक है, हाउ रशियंस द रिच एंड द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रिवेंट फ्री स्पीच। तो यूके के ओके अंदर फ्री स्पीच प्रिवेंट करने के लिए लॉज डिजाइन यहाँ पे किए गए हैं, जिसको लाइबल टूरिज्म, इसलिए लाइबल टूरिज्म ऑफ द कैपिटल कहा जाता है यहाँ पे। तो अब जी जी प्रॉब्लम ये है कि इस केस के अंदर एक तो आपको चाहिए, आपके पास होना चाहिए, मिलियंस ऑफ पाउंड होने चाहिए दिफा के लिए भी, वो भी जी मेरे जी पास नहीं थे। पहली बात तो ये मेरी कमजोरी थी वहां पे, ठीक है। जी जी दूसरी बात, हाई कोर्ट के अंदर फैसला हुआ, ये हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, लोअर कोर्ट नहीं है, अभी कोर्ट ऑफ अपील के अंदर मेरी अपील पड़ी हुई है। ओके जी जी दूसरा यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मैं अपने सोर्सेज मैंने प्रोटेक्ट करने थे जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। अगर उनसे मुतल्लिक मैं उनकी बातचीत अपने सोर्सेज को सामने ले आता, या उनकी कम्युनिकेशन को मैं सामने ले आता, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो जाते, जाहिर जी बात जी है बहुत से तरीके एक्सपोज करने के, तो जी जी फिर उसकी वजह से वो मारे जाते पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है पाकिस्तान में क्या माहौल है। तो मैंने बिल्कुल तो ऐसे ही हर है। हालत में उन अपनी सोर्सेस को प्रोटेक्ट करना ही करना था, तो मैंने अपनी जी जी सोर्सेस को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ अपील के अंदर भी मैं गया हुआ हूं, और एक नई एविडेंस भी मैंने प्रेजेंट यहां पे कर रहा हूं, जो यहां पे उस मुकदमे के बाद से अब तक जो हालात आए हैं जिनमें अटैक है मेरे खिलाफ, एक्सट्रेडिशन हुकूमत पाकिस्तान ने मांगी है, क्यों मांगी है, वो क्या मामलात हैं, ये जो अटैक है ये भी मामलात आपके सामने हैं। इसके अलावा मुझे सेक्शन 4 के तहत टेरर लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, 2 जी जी उम्र कैद मुझे सुना दी गई बाकी जर्नलिस्ट के साथ, और 35 साल उसके ऊपर सजा सुना दी गई। इस बिल्कुल मुकदमे के दरमियान में मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल करके 14 साल सजा सुना दी गई, 99 साल तो मुझे सजा सुनाई हुई इन लोगों ने यार। तो जी आप खुद मुझे जी बताओ, ये सारी चीजें रिलेटेड है। और यार पाकिस्तान के रजीन, आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि जो मैंने बात की, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बात की, तो मेरे मुंह के ऊपर बता दो कि आदिल भाई आप झूठ बोल रहे थे। ऑनेस्टली आपको इजाजत है, आप बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जो मैं बातें कर रहा हूं, क्या वो नहीं, पाकिस्तान अगर के अंदर फैक्ट्स को हकीकत देखा नहीं है, जाए पता तो पता नहीं सब कुछ जानता। ठीक है। सब कुछ ठीक है। वहां पे एक आदिल राजा के साथ में तो नहीं, बल्कि हर सहाफी के साथ, हर बोलने वाले के साथ जो कुछ होता रहा वो सब तो हमारे सामने है। लेकिन आदिल भाई, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने पूरी तहरीके इंसाफ को गद्दार डिक्लेयर कर दिया हुआ है। चाहे वो अली अमीन गंडापुर तब सीएम थे, अब सुहेल अफरीदी साहब हैं, आप उनके बारे में भी ट्वीट्स कर रहे हैं और उनके बारे में बयानात दे रहे हैं। पूरी की पूरी लीडरशिप कहा जाता है कि आदिल राजा साहब के हाँ जो है वो गद्दार है, फौज से मिली। ये क्या मामला है?
मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मुकदमे में जो भी जज साहब ने फैसला किया है, मैं बिल्कुल उसको मनोवन कबूल करता हूं। मैं उसके खिलाफ जी कोई जी भी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, उसके ऊपर मैं नहीं, यहाँ पे जाहिर बात है मैं जी जी कानून मान के बरतानिया का जो कानून है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं, और जो उन्होंने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक फैसला है। और मैं जिस मामले पे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं इसलिए कोर्ट ऑफ अपील के अंदर गया हुआ हूं ना, तो जी जी इसलिए जो फैसला जज साहब का है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं उससे बिल्कुल उसके कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। जो उन्होंने फैसला किया उन्होंने जी जी ठीक किया। मैं जी जी लार्जर पिक्चर इस मुकदमे से हट के आपको प्रेजेंट कर रहा था, ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए। जी दूसरी यार, ठीक है आप प्यारे। बात है यार रजीम, जो मैंने बात की हो या तो वो सच ना निकली हो, तब तो आप मुझे बता दो। अगर मैंने अली अमीन के बारे में, उसको स्वीट बॉय कहते हैं, फौजी कहते हैं, और उसके बारे में मैंने जो भी बातचीत की, उसके नतीजे में इमरान खान ने क्या उनको नहीं हटाया वजारत आला के ओहदे से, आप मुझे जी बता बिल्कुल दो। हटाया गया। जी जी बिल्कुल तो हटाया गया। फिर मैं, या तो मैं जो बात कर रहा हूं वो उसको वैलिडेट इमरान खान के अपने एक्शंस ने ना किया हो, तो या हम्म, अवाम ने ना किया हो, या उनके अपने एक्शंस ने वो बात साबित ना की हो। शेर अफजल मरवत से ये मामला शुरू हुआ था, आपके बिल्कुल सामने ही ऐसे है। ही है। जी जी अब अली अमीन के ऊपर आया, या मैं जिसकी नाम लेता हूं क्या वो अपने उन एक्शन से साबित नहीं करता कि वो वाकई वही हरकतें कर रहा होता है। सोहेल अफरीदी पे तो मैंने फिर भी बड़ा हथौला रखा हुआ है यार, बात सीधी सी है। क्योंकि अब मैं खुल के कोई भी इतनी मैंने बात नहीं की, मैंने लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की है सिर्फ, और मैंने कुछ भी नहीं, नहीं किया यार। आपके आपके मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब भी गुड बॉय बन चुके हैं या अभी गुड बॉय नहीं बने, इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है उसके साथ डट के खड़े हैं? मेरा काउंटर क्वेश्चन है रजीन यहाँ पे कि सोहेल अफरीदी को क्या जरूरत है कि अपने साबका बॉस को साथ बिठा के, उसको बिल्कुल उसने पहलू के अंदर बिठाया हुआ है, खुद उसका कुगू बच्चा बन के उसके साथ बैठा हुआ है। स्वीट बॉय अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया है, क्या वो छुपा हुआ है? कबूतर हम्म, बाजियों के अंदर वो बिजी है, और पार्टियों के अंदर वो बिजी है, और अब वो आके बैठ गया है केपीके हाउस के अंदर, और वो बैठा हुआ है इसके साथ आके सोहेल अफरीदी के। तो इमरान जी जी खान ने तो उसको निकाल दिया था, वो आके साइड पे बैठा हुआ है, उसको जी स्कूल जी भी कर रहा है, और आगे चेहरा बन के उसका स्पोक्स पर्सन भी बन के बैठा हुआ है। आप जी मुझे जी बताओ, ये कोई तुक बनती है इस किस्म की हरकतों की जो यहाँ पे की जा रही है? और सोहेल अफरीदी कोर कमांडर के साथ तो जो है सुबह शाम मुलाकात कर रहा है, हफ्ते में दो जी दो जी मुलाकातें, तीन तीन भी हो जाती हैं, प्राइवेट मिला के बता रहा हूँ। अच्छा। इमरान खान से एक भी मुलाकात नहीं हुई उसकी यार, उसको तो इम्यूनिटी हासिल है उसके बावजूद। जी जी तो फिर आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हो? मैं क्या उसको क्लीन चिट दे के बल्ले बल्ले उसके नारे मारूं यार? जहां पे उसको स्पेस मिली है, उस बंदे ने स्पेस ली है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मूवमेंट उसने खड़ी की है जहां भी उसको मिली है। ठीक है, बहुत मामलात जो है वो खराब है, लेकिन लेकिन बात यह है कि जहां पे उससे एक्सपेक्टेशंस जो भी थी, उसकी जी जगह जी उसने, जहां पे अब इमरान खान की जान को शदीद तरीन खतरा है, तो वो जी साथ जी अली अमीन के आके उसको साथ बैठा के बैठ गया यार। और बिल्कुल वही मीडिया मैनेजमेंट जो अली अमीन गंडापुर के लिए थी, वही सोहेल अफरीदी की चल रही है यहाँ पे। जो बहानाबाजी वो कर रहा था वही ये कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने फिर भी जाके मुलाकातें तो इमरान खान से कर ली थी, बाहर आके बिल्कुल झूठ बोलता बिल्कुल था, वो बात है। ये तो जी मुलाकात भी जी नहीं करने चाहता, लगता है इसके ऊपर जो रंग चढ़ाया है फौज ने, वो रंग उतर जाएगा सारे का सारा अगर खान से एक भी मुलाकात होगी, मुझे तो फिर यही लगेगा। आप मुझे बताओ ना कि मैंने कौन सी गलत बात ऐसी कर दी है जो पाकिस्तान की आम आवाम नहीं कर रही है? मैंने कौन सा ऐसा सवाल पूछ दिया है बिल्कुल। जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नहीं पूछ रहा? आप मुझे बताओ। लेकिन आदिल भाई, ये सारे के सारे जो भी इक्तदार में आता है, चाहे वो फिर अली अमीन हो, सुहेल अफरीदी हो, पहले इमरान खान के नारे मार रहे होते हैं और फिर यकदम ये अच्छे बॉय, गुड बॉय, सॉरी, कैसे, ये क्या असल माजरा है कि ये गुड बॉय बना कैसे लेती है एस्टेब्लिशमेंट हमारी? देखो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मतलब आईएसआई ने जो है वो हर एक बंदे के ऊपर फाइल बना के रखी होती है, उसकी कमजोरियों की खास तौर के ऊपर, कि अच्छा। उसकी या उसके सपोर्टर्स की कमजोरियों की फाइल होती है। कुछ को हनी ट्रैप किया जाता है, कुछ को बिठाया जाता है, कुछ की वीडियोस बनाई जाती हैं। लेकिन एक यहाँ पे बात जहन के अंदर रखें कि इमरान खान के नाम को तो सबने बेचा है। जब जी जी पावर आपको मिल जाती है, और उस पावर की वजह से बहुत से लोग होते हैं जिनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप उनको फेवर्स देते हैं, उन फेवर्स का भी रिकॉर्ड बनाया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर, कि इसकी आपने पोस्टिंग ट्रांसफर करवाई है, वो आगे जाके क्या कर रहा है, आपका फलाना ओके। रिश्तेदार जो आपका फाइनेंशियल बैकर था वो क्या कारोबार करता है, क्या कर रहा है। इन जी तमाम जी चीजों की भी फाइल बनाई जाती है। जाहिर बात है, कमजोरियां जितने दिन आप पावर में रहते हैं, वो आपकी जो भी ऐसी चीज, या तो मेरिट पे इमरान खान की तरह, इमरान खान से सबसे बड़ा गिला लोगों को क्या है, दोस्तों को क्या है, कि ये पूछता नहीं है किसी को, किसी को फेवर नहीं करता। पाकिस्तान में जी कल्चर जी है ना फेवर का, फेवर सर मुझे कल्चर फेवर बिल्कुल ऐसे फेवर ही है। कर दें, सर ये फेवर कर दें। जी इमरान जी खान फेवर नहीं करता, ये जी जी इमरान खान से गिला है।
यार नहीं ख्याल नहीं करता। हालांकि जी इमरान जी खान मेरिट के ऊपर काम करता है भाई। जो जी जी यहाँ बरतानिया में आप देखो, यहाँ कोई फेवर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं सिरे से। बिल्कुल मेरिट ऐसा के ही ऊपर है। काम होता है, इसलिए मुल्क जी तरक्की वो करते हैं जो मेरिट के ऊपर काम कर रहा है। जी अब जी अली अमीन जिस कल्चर से आया है, सुहेल अफरीदी उसी कल्चर से आया है, उसने फेवर करने लोगों को, ठीक है। जी जी फेवर होता ही तब है कि काम जो है वो लीगली नहीं हो सकता। कुछ लीगल भी होते हैं, फोन के जी ऊपर जी जरा एक्सप्लाइट हो जाते हैं, लेकिन 19-20 तो चलो ठीक है, चल जाता है। लेकिन जब 15 से 20 करने के फेवर होते हैं, जो कि पाकिस्तान में रोजमर्रा का काम है, एक्सपेक्टेशन है। अगर जी आपने जी किसी पे खर्चा किया हुआ है किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, जब वो तो पावर में जाहिर आया बात है। तो वो कहता है भाईजान हमें ये फेवर आप करें, हमें ये ठेका दें। जी जी अली अमीन ने ठेके जी दिए, जी फैसला ने ठेके दिए, सुहेल जी जी अफरीदी ने ठेका आपके ख्याल में नहीं दिए हैं फिर। तो बात यह है कि फिर उनकी लिस्ट बन जाती है सारी की सारी कि यार ये जो दिया गया है इसने आगे किसको फेवर किया है। वो फेवर जी जी आपकी कमजोरी बन जाती है, बिकॉज वो थ्रू प्रॉपर चैनल पेपरा लॉज वगैरह उसमें बाईपास होते हैं, उसमें बहुत सी चीजें बाईपास होती हैं। फौज खुद भी यही काम करती है, लेकिन जी अपनी जी फाइल जो है वो अपने पास रखती है, बाहर किसी को अपने ऊपर फाइल बनाने नहीं देती है, ठीक है। जी जी लेकिन इन पॉलिटिशियंस की जो फाइलें हैं वो इनके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि काम तो पाकिस्तान में सीधा काम भी जो है वो जलेबी की तरह टेढ़ा होकर करना पड़ता है। 10 जी उसके अंदर जो है लूप होल्स होते हैं। किसी को जी आप जी एक को पकड़ लें, अगले बंदे को फिर ब्लैकमेल करें, उसके सामने फाइलें रख दें कि भाई ये जी तेरी फाइल है पूरी की पूरी जो तू काम कर रहा है, और ये लॉ है। लॉ के मुताबिक तो कोई भी काम पाकिस्तान में वैसे नहीं होता। तो वो जी आपकी जी कमजोरी बन जाता है। कुछ लोगों को बहुत से शौक होते हैं, खासतौर पे औरत और बोतल का जो शौक है वहां पे मारे जाते हैं आके। कुछ को जी औरत के जी अलावा भी और भी शौक होते हैं, खासतौर के ऊपर के पीके के अंदर ये मामला भी मौजूद हैं, तो वो भी मारे जाते हैं वहां पे आके, और उनको हनी ट्रैप किया जाता है, जो कि दुनिया की अभी एप्स्टीन फाइल आपके सामने आई है, उससे बिल्कुल आपको ऐसे ही है। हुआ है कि ये मामला जी किस जी तरह चलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह जी जी पाकिस्तान में भी चलाए जाते हैं यार। जी जी आपने कहा कि ये जितने भी हनी ट्रैप होते हैं या जितने भी ये बाद में गुड बॉयज बन जाते हैं, इनकी फाइल्स उन्होंने ऑलरेडी बना के जो है वो रखी होती हैं। आदिल भाई आप भी इनके साथ काम करते रहे। चंद सहाफियों के बकौल वो ये कहते हैं कि आईएसआई ने आपको बनाया। उसके बाद आपको ठेके दिए गए प्लॉट्स के लिए और सारा कुछ, और उसके बाद कुछ सहाफी ये भी तनकीद करते दिखाई देते हैं कि एक वक्त था कि आदिल राजा साहब जो है वो एक वीगो डाला पे फिरा करते थे और उन्होंने पिस्टल जो है वो अपने डैशबोर्ड पे रखा होता था। तो सारा कुछ आप उनके साथ करते रहे, आपकी कहीं कोई फाइल नहीं बनाई कि आपको बाद में ब्लैकमेल कर लेते या आपको गुड बॉय बना लेते? एक तो आप जब घर का बेदी होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि इनका तरीका वारदात क्या है, तो आप फंसते नहीं है वहां पे जाके, ठीक है। जी जी दूसरा, मेरे पास एक वीगो डाला नहीं था, मेरे पास रीवो डाले थे, दो मेरे जाती, मेरे अपने नाम के ऊपर, जो मुझसे छीन लिए गए, जी ठीक है। मैंने खुद खरीदे हुए थे क्योंकि मैं अपने बिजनेस की वजह से। एक सफेद वीगो मेरे पास सफेद था और काला रीवो डाला था, और मेरे पास लैंड क्रूजर उसके अलावा थी, और गाड़ियां भी बहुत सी थी। तो ये जो बात है, वेपन्स बिल्कुल पाकिस्तान में एक आम बंदा जो है वो डैशबोर्ड पे तो नहीं यार, खुदा का वास्ता है, तो नहीं अब साइड के मुझे ऊपर जिस लगा के, बेस कोड टेंडर लगा के, बिल्कुल यार। पाकिस्तान के अंदर आप जब बिजनेस कर रहे हो तो वेपन के बगैर तो आप चल नहीं सकते। सिर्फ ये नहीं है, गनमैन भी होते थे मेरे, अपने गनमैन भी जी होते जी थे मेरे साथ। लेकिन जी ये जी मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि आईएसआई ने मुझे बनाया, टोटल नॉनसेंस है। बिकॉज मैंने अपनी मेहनत के ऊपर 2017 में मैंने रिटायरमेंट लेके, उससे पहले मैंने रिटायरमेंट से पहले 5वें रिजाइन पर रिटायरमेंट ली थी रावलपिंडी से। मैं बिजनेस शुरू कर चुका था ऑलरेडी, और मैंने जी अपनी जी मेहनत से ये जो है, मैंने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था लैंड प्रोवाइडर का, ऑफिशियल लैंड ओके प्रोवाइडर का, रावलपिंडी जी जी इस्लामाबाद में। और मैं जी जी काम कर रहा था आईएसआई के साथ, जो मेरा काम था, और या आईएसपीआर के साथ जो मेरा काम था, वो एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो कि एक जी जी आईएसआई का फंडेड प्रोजेक्ट था, है, ठीक है। जी जी तो मेरा उनके साथ राब्ता बिल्कुल रहता था, इंटरनल विंग क्योंकि उसको कर रहा था मेरा उनके साथ, मेरा हेडक्वार्टर आईएसआई बिल्कुल रेगुलर मेरा आना जाना था। और डीजीआईएसपीआर मुझसे बराह रास्त 1-to-1 मीटिंग घंटे घंटे करते थे। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन मेरे साथ मीटिंग बिल्कुल करते थे। मैं उनके साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जो काम हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहा था, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड या एक नैरेटिव वॉरफेयर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट C-71 जनरल बाजवा चला रहे थे। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा था, इनको मैंने कोई पैसा इनसे नहीं लिया, जो कि 71 का नैरेटिव चेंज करना चाहते थे। बिल्कुल मैं जी ये जी काम कर रहा था, मैंने तो कभी ये इस तरह की बात नहीं की। आईएसआई ने मुझे बनाया यार, भाई आईएसआई के जर्नैल मुझसे मिलते इसलिए थे क्योंकि मेरे पास पैसा था बेताशा, ठीक है, और जी मैं जी जेब से पैसा लगा रहा था। डीजीसी, अब ब्रेकिंग न्यूज चलो आप ले लो, डीजीसी आईएसआई जनरल इरफान मलक ने मेरी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी। क्यों? अच्छा उन्होंने कहा था कि ये बंदा अपनी जेब से पैसा क्यों लगा रहा है, जेब से तो कोई पैसा लगा ही नहीं सकता।
जी इसकी जी। इंक्वायरी करो कि इसके पीछे कोई और बैठा हुआ है, ये क्यों पैसे लगा रहा है, अंदाजा आप करें। ओके। और जी जो जी। मेरा कर्नल जीएस थे, जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं रेगुलर हेडक्वार्टर आईएसआई में इंटरनल विंग के अंदर जाके बैठता था, उन्होंने कहा यार डीजी, जब उन्होंने मुझसे सवाल जवाब इस तरह के किए, इनफॉर्मल इंक्वायरी थी, बिठा के चाय के ऊपर, मैंने आगे से मैंने कहा सर मुझे सही बताएं मसला क्या है यार, क्या टेंशन क्या है आपको। कहते हैं कि डीजी ये नहीं मानता, जनरल इरफान मलिक जिनका अपना भाई जो है वो कैप्टन महमूद के साथ रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंदर पकड़ा गया था, जिसको मरियम नवाज ने भी जिसका नाम लिया था, नवाज शरीफ ने भी जिसका नाम लिया था, उसको वहां से सैक कर दिया गया था, लेकिन सैक करके भी जो है उसको आला पोजीशन दी गई थी, लेकिन वो मेजर जनरल के तौर के ऊपर रिटायर हुआ है। तो जनरल इरफान जी मलिक जी। डीजीसी ने कहा था कि ये, वो कहते हैं कि डीजी परेशान है कि यार ये बंदा हमसे पैसे लेने के बजाय जेब से क्यों पैसे लगा रहा है, क्योंकि मैंने उनको बहुत सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो एम डिवीजन है, मीडिया डिवीजन है आईएसआई का, जी जी। उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो हमारी प्रायोरिटीज जो सी विंग की हैं, इंटरनल विंग की हैं, वो हमें हम क्योंकि पॉलिटिशियंस को और मीडिया हाउसेस को कहते हैं हमारे जरिए मैनेज करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उनकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये जो है हमारी प्रायोरिटीज को बैक बर्नर पर डाल देते हैं। आईएसपीआर को कहो तो उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो हमें अपना सेटअप चाहिए। तो मैंने उनको ओके। जरा मदद करके दी थी, मैंने आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और एम विंग जिस तरह चला रहा था, और मैंने अपना एक जो मीडिया सेल बनाया था जो मैं अपने पैसों से चला रहा था, मैं कोई तनख्वाह पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के डायरेक्टर मीडिया सेल होते मैं नहीं ले रहा था, ठीक है। ओके। तो वो इसके ऊपर उन्होंने कहा, मैंने उनको पूरा प्रेजेंटेशन दे दी कि सर ये इस तरह चलता है सिस्टम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। उन्होंने कहा कि ये जेब से पैसे किस तरह लगा रहा है, ये तो आईएसआई को इंटरनल विंग नहीं दे रही है, इंटरनल विंग तो सिर्फ दफ्तर दिया हुआ है और तो कुछ जी दिया हुआ जी। नहीं है, और जो छोटी मोटी जो तनख्वाह उनके अपने दफ्तर की, पैस के दफ्तर की या पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की, वो दे रहा है, ये लगा क्यों रहा है। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा सर अगर मैं करोड़ों महीने में कमा रहा हूं और 1 2 4 लाख लगा देता हूं, उसके जी अंदर से जी। 1% मैं वापस लगा देता हूं, तो जी दैट जी। इज अ नेशनल ड्यूटी समझ के मैं अगर कर रहा हूं, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए वो पॉकेट चेंज है। लेकिन ओके। उसकी वजह से पहली बात है कि इन्फ्लुएंस है, आप भी मुझे सामने बिठा के मुझसे भी पूछ रहे हैं, यहाँ पे मशवरे आप लोग मुझसे लेते हो आके, जर्नैल मुझे किसी और मकसद के तहत बुलाते हैं, उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के मशवरे चाहिए होते हैं, ठीक है। जी जी। जाहिर बात है डीएचए का मैं ऑफिशियल लैंड प्रोवाइडर हूँ, तो मुझे जी जी। आईएसआई ने कोई भी बनाया, ये बहुत बड़ी भूल है कि आईएसआई ने मुझे बनाया हो, पहली बात। दूसरी, अगर मेरे ऊपर कोई हनी ट्रैपिंग उन्होंने की हुई होती तो आज तक मुझे ऊपर हमले करवा रहे हैं, ये मुकदमे जी जी। करवा रहे हैं। आप मुझे बताओ, 99 साल मुझे सजा सुना दी है, इन्होंने जी जी। निकाल ना दिया होता अभी तक वो सब कुछ यहाँ पे, आप मुझे बिल्कुल ऐसे बताओ। ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आदिल भाई, आपने बड़ा अरसा इनके साथ काम किया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आईएसआई के साथ, इनके साथ आप जिस भी वे में काम करते रहे, लेकिन आपका एक लिंक रहा। आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी एक फौजी बैकग्राउंड है। उस सब के बावजूद अचानक से आदिल राजा को क्या ख्याल आया कि भाई इनके खिलाफ ऑपोजिट जाके खड़े होना और इमरान खान के साथ जाके खड़े हो जाना है? ये दिन अचानक से तो नहीं आया ख्याल। मैं स्कूल के अंदर जब था, बच्चा था, तो इमरान खान हमारे पास पहली दफा आए, मैं और इमरान खान, शौकत खान, 1992 का वर्ल्ड कप मुझे आज भी फाइनल याद है। मैं और जी मेरे जी। मरहूम वालिद साहब इकट्ठे देख रहे थे टीवी के ऊपर, वी वर वेरी हैप्पी। इमरान खान चाइल्डहुड हीरो था। फिर इमरान खान फौरन वापस हमारे इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज F73 में 3 दफा आए, और जी मुझे जी। आज भी याद है 86 करोला के अंदर वो आए, अपने कजन के साथ बैठ के इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने हमें कहा कि यार तुम लोग फंड रेजिंग करो हमारे लिए, और उसके बाद इमरान खान दोबारा जब 1.5 महीने बाद आए, तो बहुत सेलेक्ट ग्रुप था जिनसे उनकी मुलाकात करवाई गई। तो टोटल हम जो है, मेरे पास तस्वीर भी उसकी पड़ी हुई है इस वक्त भी, कोई 29 से 30 लड़के थे, जो बच्चे थे जिन्होंने मैक्सिमम फंड रेजिंग की थी, और मैंने अपने जी जी। खानदान को जाके जबरदस्ती टिकट्स बेच के फंड रेजिंग के लिए, मैं मैक्सिमम उनके अंदर शामिल था जिन्होंने फंड रेजिंग की थी। दोबारा खान साहब से उस वक्त मुलाकात हुई, तो एक जज्बाती लगाव जो है वो तो बचपन का था ना, खान के साथ बराह रास्त जी जी। जो जी था, एक लिंकेज जी। जी डेवलप हो गया था। फिर खान 2018 में 17 में जब पॉलिटिक्स में आया, तो इंटरेस्ट ही पॉलिटिक्स में पहली दफा लिया जिंदगी में। पहली दफा मैंने और अपनी पूरे फैमिली को वोट दिलवाने मैं खुद लेके गया, जब इमरान खान मेरा लोकल एमएनए बना पिंडी से, जी। जी ठीक है जी, अस्करी जी। फोर जी। मेरे वो लोकल एमएनए आपकी थे। तस्वीर भी हैं, कुछ तस्वीर भी आपकी वायरल हुई हुई होती हैं अक्सर, पीटीआई के झंडों के साथ और वो सारा कुछ। जी जी। वो धरने की है ना, तो मैं उस वक्त जी सर्विंग जी। ऑफिसर था, ठीक है, मैं जी सर्विंग जी। पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर था। बेतहाशा फौजी मेरे दोस्त थे, इतने ज्यादा जो है वो सब के सब, मेरी फैमिली में भी मेरे बेतहाशा फैमिली, मेरी आपको जिस तरह पता है सारी फैमिली फौज के अंदर, लेकिन जी जी। हमारे कोर्स में
दोस्त, हमने जिंदगी में पहली दफा जाके वोट दिया, क्योंकि उससे पहले हमें पता था कि वोट मैटर कोई नहीं करता, डिसीजन कहीं और होता है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब की बार भाई जी वोट जी देना है, क्योंकि इमरान खान खड़ा हुआ है। मेरा तो लोकल एमएनए था इमरान खान, हमने जी वोट जी दिया इमरान खान को जाके, तो एक हमारा पर्सनल स्टेक था यार, मेरा लोकल जी जी एमएनए है भाई। आप जी जी मेरे लोकल एमएनए को और मेरे बचपन के हीरो को, मेरा एक जज्बाती लगाव है। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ काम कर रहा था एज अ डायरेक्टर मीडिया सेल, तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग थी, इसके अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेरा बड़ा रेगुलर जाना भी था, और मेरा उनके साथ एक ताल्लुक भी था। और प्लस ये नैरेटिव वॉरफेयर कह लो, या जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप इसको कहना चाहते हो, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जो भी कहना चाहते हो, बेसिकली वी वर वर्किंग टुगेदर इन कोलैबोरेशन विद दिस पीटीआई सोशल मीडिया आप कह लो, या ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मेरा आना जाना था। तो मेरा खान के साथ एक जज्बाती लगाव था, जी क्योंकि जी मुझे नजर ये आ रहा था कि यार ये बंदा जो है ये अपने लिए नहीं कर रहा, इससे पहले हर कोई अपने लिए करता है। फिर इमरान जी जी खान के झगड़े जब शुरू हुए, इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू हुई, 2021 में शुरू हो गई थी, 2020 से काम शुरू हो गया था, हमें जी पता जी चल गया, क्योंकि जाहिर बात है हम जी सर्कल जी के अंदर रहते थे। जी जी आर्मी हाउस एक तरफ है, ये जनरल बाजवा का घर, जर्नैलों के घर, गॉफ रोड एक तरफ है, साथ मेरा घर है आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग कॉलोनी के अंदर। मीटिंग्स हमारी रेगुलर, मेरे पास एक्सेस थी, मेरे इस वजह से नहीं कि मैं मेजर रिटायर था, लेकिन इस वजह से कि मेजर रिटायर एंड मैं स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान एक्स सोसाइटी था, प्लस मैं बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। और जी जी वो जो कॉम्बिनेशन है वो इनको इरेजिस्टिबल लगता था, तो बैठ के मुझे सारी इनसाइट थी, इन्फो थी। खान साहब को ये बात पहुंचाई की, लेकिन खान साहब का ख्याल था कि भाई ये लोग कर ही नहीं सकते, ये काम रजीम चेंज हम्म, मेरे खिलाफ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने की तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। जी जी अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जिनके जरिए फिर ये पैगाम रसानी चलती थी। खान साहब के पर्सनल स्टाफ के अंदर है वो, आज भी खान साहब के जो है वो करीब तरीन लोग हैं। तो जी जी वो जो बातचीत है उसमें खान साहब का तो ये ख्याल था, लेकिन हमें तो पता था अंदर खाते कि जिस वक्त जर्नैल ऊपर फैसला कर लेते हैं तो वो अपने जाती मफाद देखते हैं, वो कौमी मफाद नहीं देखते। बिल्कुल जब ये हो गया तो फिर एक्टिवली जमीर की चॉइस, ये चॉइस थी। मुझे जी बार जी बार वार्न किया गया, ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ जो आप कह रहे हो, मुझे बार बार वार्न किया गया, जीएचक्यू बुला के वार्न किया गया, मुझे मेरे दफ्तर में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अलग वार्न किया, हेडक्वार्टर आईएसआई बुला के मुझे वार्न किया गया, ठीक है, कि ये तुम काम मत करो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डीजी पर्सनल सर्विसेज ने जाती तौर के ऊपर मुझे अपने सामने बिठा के 6-7 दिन बुला के, रमजान चल रहा था, और इन्होंने बुला के मुझे ख्वार करने के बाद नीचे लेवल पे बिठा के खुद कहा कि ये तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सीओ 408 मुझे धमकियां लगाता रहा बैठ के सामने, कर्नल जी साहब जी जिस वक्त आईएसआई इस्लामाबाद बैठा हुआ है। तो भाई मुझे वो अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ी धमकियां दी, लेकिन आई केप्ट ऑन डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। ऑपेड में लिख रहा ओके था पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारों के अंदर। मैं उस वक्त, आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर आप ब्लू टिक पैसे से नहीं ले सकते थे, जी जी आपको उस पता वक्त है जी जी हाँ, नोटेबल जो है वो लेते थे। मेरा उस वक्त भी ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक था, ठीक है, जी तो बिल्कुल मैं नोटेबल था, मेरे जो बात कहता था वो लोग सुनते थे, जी जी खासतौर पर बिल्कुल कम्युनिटी में। तो मुझे जी उस जी वक्त भी बीबीसी ने कोट किया था। तो ये मुझे पता था कि ये करेंगे, ये मैं जो कर रहा हूं काम में मैं टकराऊंगा, लेकिन मैंने फैसला करना था कि मैंने पैसा देखना है और अपनी मुराद देखनी है, या मैंने जमीर की आवाज सुननी है। अगर मेरे दिल को सुकून आ जाता पैसे से, वो मेरे पास उसकी कोई कमी सिरे से थी नहीं, तो जी मैं जी पैसे के साथ चलता। लेकिन मैंने पैसा पावर दोनों देख के, उनको छोड़ के आवाज हक बुलंद करने का अगर फैसला किया, तो मैंने जमीर की आवाज सुनी यार। मैं सुकून की नींद सोना चाहता था, मैं अपने जी बच्चों को जी हलाल पे खिलाना चाहता था, और मैं अपनी कौम की खातिर वो मैंने जो अपना हल्फ उठाया था मैंने वो भी पूरा करना था, वो मैंने जी पूरा जी करना ही करना था। उसके अलावा अगर वो मैं पूरा, अगर मैंने ना करना होता तो मैं नौकरी भी करता रहता, मैं रिजाइन ना करता, उसके अंदर ही साथ साथ बेताशा अफसरान है जो कारोबार भी जमीनों का साथ चला रहे हैं, क्योंकि फौजी अफसरों को जमीनें खरीदने और बेचने की इजाजत है कानूनी तौर के ऊपर, तो मैं वही जी करता जी रहता, जरूरत पड़ी थी जाके अलग अपना काम करने का। तो दैट इज द जी जी बैकग्राउंड यार। ये कहना कि जी आईएसआई ने बना दिया, ये नॉनसेंस है सारे के सारे जी। आदिल भाई, इस वक्त जिस स्टेज पे आप खड़े हुए हैं राइट नाउ, ये बुग़्ज़ आईएसआई में खड़े हैं या इश्क इमरानिया है? मैं तो आईएसआई को क्रेडिट भी देता हूँ कि जब जहां पे देना होता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को क्रेडिट देता हूँ कि खबरें जो मेरे पास आती हैं उनके अंदर से ही आती हैं, तो मैं बुग़्ज़ आईएसआई में कैसे मुब्तला हो सकता हूँ, पहली बात। जी 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 दूसरी बात, मैं कल्ट फॉलोअर नहीं हूं इमरान खान का। इश्क जी इमरानिया जी अगर आप कहो कि मैं कल्ट फॉलोअर हूं, तो मैं तो खान साहब को भी क्रिटिक करता हूं, मेरी रिकॉर्ड के ऊपर क्रिटिक मौजूद है, जैसे को तो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, आप उठा के देख लो, मेरी बड़ी जी जी मैसिव क्रिटिक है। बट वंस ही बिकेम एन अंडरडॉग, और जब वो इस अवाम के लिए खड़ा हो गया, डट गया,
तो मैं जी उसके जी साथ खड़ा हूं यार। वो भाई कौमों का नेशनल कैरेक्टर उनके लोगों की हरकतों से, इखलाकी इकदार से पता जो है ना पता चलता है। जी अगर जी आप हक और सच के लिए खड़े नहीं हो सकते, कौम में चंद लोग भी नहीं खड़े हो सकते, तो उस जी कौम जी की यार कोई औकात है ही नहीं फिर ना। तो जी जी हम तो बिल्कुल। अपनी कौम के लिए खड़े हुए हैं भाई, हम तो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान और अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जब तक वो खड़ा हुआ है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। आदिल भाई, कल को अगर खान साहब बाहर अब जब आते हैं इंशाल्लाह, तो अगर वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, इक्तदार में आते हैं और चीजें फिर उनकी मर्जी से करनी शुरू करती हैं, तो क्या फिर उस वक्त भी इमरान खान के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे या उस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करेंगे? रजीन अभी डिपेंड ये करता है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट क्या, आप का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर आपने मुल्क चलाना है और मुल्क को बेहतरी की तरफ चलाना है और एस्टैब्लिशमेंट वापस आपके ताबे हो जाती है, मिलिट्री जी जी एस्टैब्लिशमेंट आपके ताबे है, एस्टैब्लिशमेंट आपके ताबे है, और आपकी बात मान के जो रिजल्ट्स आपको सामने नजर आते हैं वो जी जी मुल्क की बेहतरी नजर आती है आपको, जो कि फिगर्स में है। गरीब का फायदा हो रहा है, वेलफेयर सिस्टम मुल्क का जो है वो बढ़ रहा है, महंगाई कम हो रही है, आम आदमी खुश है, और उसके अलावा बिल्स वगैरह जो हैं वो स्टेट अपने जो सबसे नीचे, खान की सबसे अच्छी बात क्या थी कि यार जो भूख नंग जो ग्राउंड लेवल। लोग हैं, मजदूर तबका जो है वो उनकी वेलफेयर करता था, जो उसका टॉप प्रायोरिटी थी। अगर वो जी हो जी रही है तो फिर तो ठीक है यार, हम खान के साथ हैं। हमें कोई ये तो थोड़ी है कि हम कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चलना जो है वो हमने दीन ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है। जी स्टैब्लिशमेंट जी हर मुल्क के अंदर होती है, अगर वो मुल्क का भला कर रही है। बर्तानिया में भी स्टैब्लिशमेंट मौजूद है, जी अगर ये जी मुल्क का भला कर रही है तो लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, तो हम जी भी जी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर वही काम हो जाता है जो इस वक्त मौजूद है, फिगर्स यू नो, चीजें जो है वो जमीन के ऊपर, हकायक जो है वो सच नजर आता है, सच छुपाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सच की बिल्कुल। ताकत है। अगर हालात बदलते नहीं है, सिर्फ नैरेटिव बदल जाए, तो फिर तो उसका साथ नहीं दिया जा सकता ना। हमने तो जी जी देखना है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम का जिस भी काम में फायदा है, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलने के अंदर, इस वक्त अगर ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को साथ लेके चले तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा मुल्क के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा लगाएंगे। नहीं लेके चल बिल्कुल रहे क्योंकि जाती मफादात जो है जर्नलों के और चंद उन अलीट कैप्चर के, क्लेप्टोक्रेसी के, वो सुपरसीड कर जाते हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को, तो इसलिए हम उनके जी जी खिलाफ हैं। अगर वो जी जी साथ भी चल रहे हैं, साथ तो चलना ही चलना पड़ता है ना, साथ चले बगैर तो जो है मुल्क नहीं चल सकता। गुजारा नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन हो जाती है, तो जी जी फ्रिक्शन के साथ तो नहीं मामला चल सकते। तो जाहिर बात जी है जी। यार, मैं कोई वो जहनी मरीज थोड़ी हूँ आसिम मुनीर की तरह। अच्छा आदिल भाई, ये सवाल मेरे बड़े अरसे से जहन में था और मैं चाहता था कि किसी दिन आपसे मेरी इस बात पे, इस मौजू पे बात हो। एक वक्त आया कि आपने वीडियोस करना शुरू की और ट्वीट्स करने शुरू किए कि इस वक्त जो फौज की निचली सतह की क्यादत है, या आप जर्नल्स कह लें, कई एक जर्नल्स हैं, फौजी अफसरान हैं जो आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं कि ये किसी तरीके से चला जाए। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनकी फैमिलीज इमरान खान के साथ खड़ी हैं और वो इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल अब तक नहीं हो सका? इतना अरसा गुजर गया, अब खान साहब की जो हेल्थ की कंडीशंस हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरीके का टॉर्चर किया जा रहा है चीजों के अंदर इमरान खान साहब को, कि फौज के अंदर निचले सतह से एक बगावत खड़ी हो जाए और वो कहें कि हम इसको नहीं मानते आसिम मुनीर को, या वो तब्दीली लाने की इनसाइड द इंस्टीट्यूशन कोशिश करें। दो वजूहत है। पहली वजूहत, मैं जो बात करता था, स्टैंड बाय इट। जी जी सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान के अफवाज के अफसरान को सर्विस से फारिग किया गया, लेटर ऑफ थैंक्स कहा जाता है, इसलिए बार बार हम पिटते हैं कि अयूब खान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 डाली थी, जिसके तहत अन्नदाता है, वो बादशाह है आर्मी चीफ, वो ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव का बहाना करके किसी भी अफसर को बगैर वजह बताए, बगैर बेनिफिट के, बगैर पेंशन के नौकरी से फारिग कर सकता है। मेरी पेंशन इसी चक्कर के अंदर रोकी गई है, मेरे तमाम बेनिफिट्स छीन लिए गए इसी चक्कर के अंदर, लेकिन मैं फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ रिटायर हुआ था। और भाई वो जी जी रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर्स को मेरा गायबाना कोर्ट मार्शल रिटायरमेंट के बाद भी कर दिया गया। इसी तरह सैकड़ों की तादाद के अंदर अफसरान को जो है निशाना बनाया गया। इस हद जी जी तक ये गए है कि अफसरान को इतना टॉर्चर किया गया कि वो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में अपनी फैमिली को 6-6 8-8 महीने गायब रहने के बाद मिले हैं। अगर अच्छा। इसका सबूत चाहिए, अगर इसका सबूत चाहिए, उसके बावजूद, अच्छा, इस आर्टिकल के तहत 199 के तहत आप अपने केस को हाई कोर्ट में भी नहीं लेके जा सकते।
अंदाजा करें आप। अच्छा। हाँ हाँ, उसके बावजूद यहाँ पे कर्नल नामुर रहीम से पूछ लें, उनके पास सैकड़ों केसेस हैं ऑफिसर्स के जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर आए हुए हैं, सब उन्होंने निपटा दिया इसी आर्टिकल के तहत। और कि जनाब नहीं, आप तो इस अपने आप को अपना जिस तरह पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ कुछ करो ना, या डीएमजी ग्रुप के अफसर के खिलाफ करो, तो वो भाई कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं पुलिस वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। आर्मी ऑफिसर्स जा भी नहीं सकते भाई, किसी और दर के ऊपर जा ही नहीं सकते, उन्होंने घूम फिर के मर्सी पिटीशन की एप्लीकेशन आर्मी चीफ को ही देनी है, और फिर वो डिक्टेट करेगा कि मेरा बच्चा ये काम होगा, इस पे माफीनामा लिखो, इस पे ये बयान दो, वो सारे काम अपने करवाते हैं। तो इसलिए ये इन्होंने पर्ज किया है सिस्टम आके, पूरे पिछले 3 साल के अंदर पर्ज किया है। अगर लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन उनकी बीवियों तक की को जो है इन्होंने उठा के इन्वेस्टिगेट किया है, पाकिस्तान की फौज में आज दिन तक कभी कुछ नहीं हुआ था इस तरह का। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में भी इमरान खान के हक के अंदर बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करके उन लोगों को उठाया गया है। मैं जाती तौर के ऊपर बेतहाशा ऐसे अफसरान को जानता हूं जो आज ओके। दिन भी हिरासत के अंदर हैं इंटेलिजेंस अच्छा। एजेंसीज के, इमरान खान की ओके। सपोर्ट करने की वजह से। बाकी ओके। सारे के सारे, अगर आप मेजोरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, चंद सैकड़ों की बात कर रहा हूं, बाकियों ने इस्तीफे हजारों के अंदर दिए, जान छुड़ाओ, यहां से निकलो, जिंदा भागो, ठीक है। जी जी। देन जी जी। आप फिर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। इस वक्त जो लॉट बैठी हुई है टोनी अफसरों की, वो अपने प्लाट देख रही है, अपना कैरियर देख रही है, अपनी उसको पेंशन प्रायोरिटाइज देख रही कर रही है। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे रजीन, ये नौकरी करने जाते हैं, कोई जज्बा जहाद के चक्कर में थोड़ी जाते हैं वहां पे। जी जी, जज्बा बिल्कुल जहाद ऐसे ही है। जाता है यार, वो नहीं सर्व ही नहीं कर सकता, वो जी जी। रिजिग्नेशन दे के वो निकल जाता है। मैंने 5 दिए रिजिग्नेशन, जी 5वां जी। एक्सेप्ट हुआ था। एप्लीकेशन फॉर ओके। वॉलंटरी रिटायरमेंट को फौज में रिजिग्नेशन कहते हैं, क्योंकि आप साथ सर्टिफिकेट देते हैं कि आई एम विलिंग टू रिजाइन माय कमीशन विदाउट टर्मिनल बेनिफिट इफ माय एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। 5वीं मेरी ओके। एक्सेप्ट हुई थी। जनरल राहील शरीफ चीफ थे, जाते जाते पॉलिसी बना दी थी कि जनाब जो वॉर वोनेड अफसर है, मैं वॉर वोनेड था, उसको फुल बेनिफिट देने होंगे, तो उनको मुझे फुल बेनिफिट देने पड़ गए थे। अब जी ये जी। कहानी है यहाँ पे भाई कि लोग जो इस वक्त जो क्लास फौज के अंदर जा रही है, वो इसलिए जा रही है कि चुप करके नीवे नीवे नौकरी करो, और जर्नैल अगर बन गए तो डेरी हसनाबाद से भी जाके पाकिस्तान पे कब्जा करके आप ग्लोबल बिलियनियर बन सकते हैं। तो इस बिल्कुल नियत के ऐसे ही है। तहत जो बंदा काम कर रहा है, वो कौम जी का जी। थोड़ी सोचेगा, अपनी जात का सोचेगा। अच्छा, आदिल भाई, इस वक्त पिछले दिनों में एक खबर आती है, इस कौम का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुजरिम है माजी करीब का, जनरल बाजवा, कि वो वॉशरूम में गिरा है, कुछ सर पे चोटें छोटे उसको आई हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके बाद मेरे ख्याल में समधी उसके वो बड़े बालों वाला, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वियर्ड पर्सनैलिटी किसी जर्नैल की समधी भी हो सकती है। लेकिन खैर, उनका एक वीडियो बयान आया कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हालत में हैं, उनके कुछ टेस्ट चल रहे हैं सीएमएच के अंदर। आपके सोर्सेज क्या बताते हैं कि इस वक्त जनरल बाजवा जो है वो किस हालत में है, क्या सिचुएशन है उनकी, और क्या आया बचने के कोई चांसेस हैं भी ताकि सजा हो सके, या कोई चांसेस नहीं है? अच्छा, वो समधी उनके जो है वो साबर मिठू साहब हैं, वो तो वो नहीं है, तो ये इनकी बहनों के खावन है, गुमंस जो है, कर्नल साहब अच्छा जो है, अच्छा। नहीं, ये उनके बहनों के खावन है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरे ओके। पास रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि इनको दिल का मसला तो पहले से था, ओके। पेस गालबन लगा हुआ था इनका, वो गड़बड़ किया, अवाम की बदवाएं भी लगती हैं, आप भी लगती है, उसकी वजह से वो गिरे हैं, और 3 जगह से हेड जो है उनका फ्रैक्चर हुआ है, जी स्कल जी। फ्रैक्चर हुई है, और इंड्यूस्ड कोमा के अंदर है, काफी सीरियस है उनके मामलात। और जाहिर बात है कि ये इस वक्त जो मामलात हैं आपके सामने वाज़े तौर के ऊपर मौजूद हैं, और बेटों को जो बुलाया गया है, पाकिस्तान से बाहर थे, एक अमेरिका में और दुबई से बुलाया गया, तो जाहिर बात है इसीलिए बुलाया गया था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि बाप बच जाएगा। अब इंड्यूस्ड कॉमे में तो रखना पड़ता है, उसकी हालत तो बहुत बुरी है, अब बच जी भी जी। जाएगा तो जो है वो माजूर होके ही बचेगा इस वक्त। लेकिन उसके ऊपर जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जनाब ये आसम मुनीर ने करवाया, उसके ऊपर बेतहाशा तो उसकी मीडिया से बात के ऊपर पाबंदी है, शदीद तरीन पाबंदी है, 24 आवर ओके। उसके ऊपर सर्वेलेंस है। पाकिस्तान से बाहर अगर उसको जाना होता है तो आर्मी चीफ मौजूदा की इजाजत के बगैर वो नहीं जा सकता, एग्जैक्ट उसे बताना अच्छा। पड़ता है कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, तब उसको हम्म। क्लियर किया जाता है उतने दिन के लिए ये जाता है, क्यों जाना है ये भी बताना पड़ता है। तो शदीद तरीन सख्ती तो उसके ऊपर है, अवाम नफरत करती है उससे, ये भी है, आसिम मुनीर से भी करती है। कल कलाम को आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि इसका जो अंजाम है कोई मुख्तलिफ होगा? नहीं यजीद नहीं, का जो बिल्कुल। अंजाम होता है वो तो यजीद ने भी हज उम्रे बड़े किए थे ना, ठीक है। जी जी। तो जो यहाँ पे अंजाम जो शिमर के साथ हुआ था, ये उनके साथ वही होना है जो हो रहा है यहाँ पे। दुनिया मुकाफाते अमल है, खुदा ने अपनी खुदाई नहीं दिखानी क्या आपके ख्याल के अंदर?
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आदिल भाई, चंद एक आखिरी सवालात जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, शायद आपके जो सोर्सेज हैं उनसे आपको कोई खबर मिली हो। इमरान खान साहब की अभी एक, जब हमने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उससे चंद मिनट पहले मीडिया के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई है कि उनकी आंख का जो भी चेकअप डॉक्टर्स ने किया। आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि खान साहब इस वक्त किस हालत में हैं, और क्या वाकई ही कोई बहुत संजीदा मसला है, या वाकई किसी एनआरओ की तैयारी है, उसके लिए एक मेडिकल ग्राउंड बनाया जा रहा है? नहीं, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं रजीन, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, देखें, एक तो पहली बात ये जो हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है रिपोर्ट आप शेयर कर रहे हो, बिल्कुल यही रिपोर्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिस वक्त आई है। इसके अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि जो अलीमा आप मना कर रही हैं, एग्जैक्टली अल शिफा आई ट्रस्ट उनका अस्पताल का नीम फौजी इदारा है, और अब ये बात मान ली गई है कि हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी जो मर्जी करें, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब जो हैं वो अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल वाले जो हैं उनके आई आई अस्पताल के स्पेशलिस्ट हैं, जो नीम फौजी इदारा है। ये यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर उनके साइन भी जो है वो नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बात तो इंतहाई वाजे है कि आपको जो रिपोर्ट बता रहे थे कि नैरेटिव भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, ये फौजियों के ऊपर जो ये फौजी इदारे हैं उन पे सिर्फ एतबार करते हैं, और सेमी फौजी इदारा रिटायर्ड फौजी वहां पे बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये क्लियर है, क्योंकि जी जी उनको पीएम से स्टोरी पहले आउट हो गई थी। इमरान खान की मेरी जो इतलात है, जो मेरे पास सबूत है, जो मैंने गुज़िश्ता रोज अपने वीलॉग के अंदर शेयर भी किए हैं, उसके उसके मुताबिक मेरे पास ये इस वक्त एविडेंस पड़ी हुई है, जिसके अंदर जी जी इल्जाम ये लगाया गया है कि मुझे एक ईमेल एविडेंस मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें इल्जाम पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जो इस वक्त सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे है, प्रिजन डिपार्टमेंट डायरेक्ट उनके अंडर आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान को जो है वो ये उनके खाने में कोई लिक्विड मिला के उनके खाने के अंदर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रोग्राम ये था कि ब्लड क्लॉट उनका हो, उनको हार्ट अटैक हो जिस दौरान क्रिकेट मैच चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उल्टा उनकी आंख के अंदर वो क्लॉट चला गया। ये इल्जाम लगाया गया। और जी जी उसके बावजूद दूसरा इल्जाम ये लगाया गया है कि अब्दुल गफूर अंजुम जो कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल था, उसने अपनी ख्वाहिश, उसको ये पता चल गया था, जाहिर बात उसको पता होता है, उसने जान छुड़ाने के लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी सोर्सेस को दौड़ा के दाएं बाएं और अपने जैक लगा के, जो पाकिस्तान में कहते हैं, अपनी पोस्टिंग करवाई है अडियाले से बाहर, कि उसके मत्थे वो नहीं चाहता कि आ जाए इमरान खान का खून। अब इस सूरत हाल में ये इंतहाई वाजे बात है कि पाकिस्तानी मीडिया सच नहीं बोल रहा, ना बोल सकता है। इसके ऊपर मैंने कोट जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट्स हैं, शिमंत मिश्रा ने जो रिपोर्ट की है वो मैंने की है, और वो बात बिल्कुल 100% दुरुस्त मुझे वेरीफाई मिली है कि जानबूझ के इमरान खान के खिलाफ जो ये उनको नेग्लिजेंस का केस है वो छुपाने के लिए किया गया, ये जो डिले किया गया, कि जो कुछ सोर्सेज अमेरिका के कहते हैं कि जनाब बैक्टीरियल कल्चर लिक्विड दिया गया उनको, जी ताकि जी उसके तमाम निशानात मिट जाएं। इनका प्लान बैकफायर कर गया, क्योंकि एक इनका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है, जो अल्लाह का प्लान है होना तो वही आखिर के अंदर, लेकिन जी ये जी जानबूझ के इमरान खान के साथ किया गया। नहीं तो रजीक, आप बताओ कि आसिफ जरदारी जिस वक्त जेल में था यार, वो तो जी अस्पताल जी में ज्यादा है, जियाउद्दीन क्लिफ्टन कराची के अस्पताल के अंदर भी रहा है, जी वीवीआईपी जी प्रोटोकॉल के रहे हैं, जनाब फिल्म स्टारों से लेके जिसको वो कहता था, जो कहता था, नवाज शरीफ रहा है, एसी हीटर सेंट्रल, जो आप नाम लो, फैसिलिटीज, ऐसे ही टीवी, है। इंटरनेट तक इनको मिला हुआ था यार। तो जी आप जी मुझे बताओ कि इमरान खान की क्या कसूर है जो उसके साथ किया जा रहा है? जाहिर बात है इमरान खान का कसूर यह है कि वो सौदा नहीं करता, वो डील नहीं करता, इसलिए जो है ये उसको रास्ते से हटाने के लिए हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक वो शायद जिंदा है तो ये इनका जो है वो इकोनॉमी इनसे चल नहीं पा रही, इसलिए नहीं चल पा रही कि इमरान खान रेजिस्ट कर रहा है। और भाई ये मुल्क नहीं फिर उसके बाद बचा पाएंगे अगर इमरान खान को कुछ होता है, इनके खुदा इनकी ना कैद, खास्ता, बिल्कुल। खुदा ना खास्ता, जी जी बिल्कुल। जी जी आदिल भाई, आपका पिछले दिनों के अंदर, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल में रिसेंटली जब आपके उस केस का फैसला आया, जो राशिद नसीर वाला केस था, ब्रिगेडियर राशिद नसीर वाला, तो इमरान रियाज खान से बड़ी झड़पें रहती हैं, जबकि दोनों आप बरतानिया में मौजूद हैं, और शायद लोगों के मुताबिक आप एक ही कॉज के लिए जो है वो लड़ भी रहे हैं। तो बेसिकली मसला है क्या इमरान रियाज खान साहब से? क्योंकि आपकी तरफ से मुसलसल इल्जामात भी लगाए जाते हैं कि शायद वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, और पाकिस्तान से भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं उनकी निकलने में मदद की, और वो बरतानिया तक पहुंच गए। देखिए, मैंने तो इसके ऊपर जो है वो सिर्फ दो तीन बातें रखी सामने।
इमरान जी रियाज खान साहब को मैंने कहा कि जनाब जो उनके वकील हैं जिनको जान से प्यारा भाई कहते हैं, मियां अली इशफाक, मियां अली इशफाक, जी मैंने उनके बारे में कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है। इमरान रियाज के बारे में तो मैंने नहीं कहा। उस पे जी उन्होंने जो है वो कहा कि मेरा जान से प्यारा भाई है, उसको क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहता है। अब अगर ये उनका दिफा करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी खुद फैसला कर लें, कि वो तो खुद मानते हैं कि हाँ मैं ISI के लिए काम करता हूँ। तो जी दूसरी जी बात यह है कि अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई डंकी लगा के बरतानिया पहुंच सकता है। उनको गिला इस बात के है कि वो ओमान में जिस वक्त मौजूद थे और बड़े महफूज थे। ओमान में जी हमारी जी इतलात के मुताबिक जो है वो वहां पे जाहिर बात है कि जब पहुंचे हैं और एग्जिट स्टैंप पाकिस्तान की जो है वो लगी हुई पहुंची है उनके पासपोर्ट के ऊपर, तो जाहिर बात है कि किसी की तो इजाजत से ही वो वहां से आए हैं बाहर। बहुत से लोगों ने जो है, ये तो हो नहीं सकता कि जो लोग बातें करते हैं यहाँ पे कि नहीं ये डंकी लगा के बरतानिया तक पहुंच गए हैं, इट डजंट जी मेक जी एनी सेंस। ठीक, इट डजंट मेक एनी मतलब सेंस। आपके अगर आपके आप हमारी सोर्सेज के इंसल्ट करते मुताबिक हैं, एग्जिट मुझे ये स्टैंप मसला, लगी हुई है जी हमें ये उनके बताया गया, पासपोर्ट हमारे पे। सोर्सेज ने जी ये जी दावा किया जी कि जी जी बाकायदा तौर के ऊपर ये कोई कहानी है। बाकी सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क के अंदर पहले वो गए हैं, लेकिन ये इस तरह की कोई कहानी नहीं है कि पहाड़ पहाड़ चढ़ के जो है पहले सेंट्रल एशिया और फिर पहाड़ चढ़ के ओमान पहुंच गए और फिर वहां से डंकी लगा के बरतानिया पहुंच गए। इस तरह की कोई कहानी नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस एनीवे। उसके बाद जो मुकदमा चल रहा था, क्योंकि ब्रिगेडियर राशिद नसीर का उन्होंने जाती तौर के ऊपर नाम लिया था, तो उनसे दरखास्त की कि वो आके बन जाएं, गवाह बन जाएं। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझसे तो बराह रास्त जो है वो, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, ये इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, मैं तो इंजॉय करूंगा कि ये आपस में जो है इनके साथ जो कुछ हो रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है, मेरी तो दोनों के साथ दुश्मनी है। उन्होंने ये बात की, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या अच्छा उनकी दुश्मनी है। हालांकि मैंने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट पब्लिक स्पेयर के अंदर किया। जिस वक्त तो उनकी जो बेगम है वो फोन करके सारी सारी रात रोती थी, मेरी और मेरी बीवी से बात करके, सबीन के साथ बात करके, तो हम उनको तसल्लियां भी देते थे, बताते थे। उन्होंने कहा ये झूठ बताते नहीं, हालांकि अगर हम झूठ बता रहे होते कि वो आ जाएंगे खैरियत से, तो वो खैरियत से आते ना वापस। ठीक है। अब उन्होंने कहा जी मुझे फॉर्मल दरखास्त नहीं की इस मुकदमे के अंदर, तो फिर जब अपील प्रोसेस आया तो फॉर्मल दरखास्त की उनसे, उनके ऊपर भी बार बार की। उसके ऊपर उन्होंने कहा ये मुकदमा जीत ही नहीं सकते आप, ये हो ही नहीं सकता और मैं नहीं आ सकता। प्राइवेटली कुछ और उन्होंने चीजें करने की, उनका मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर बात है कि दरमियान में लोग उन्होंने डाले हुए थे। तो जी जी मैंने तो चीज फैक्चुअल है, मैंने उसके ऊपर ही रिपोर्ट की। मैंने तो कोई ऐसी बात की रिपोर्ट नहीं की कि जनाब उनको कोई ऐसी बात मैंने नहीं की कि मैंने उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया हो। अब वो अगर किसी फंक्शन में जाते हैं, पूरा यूरोप फिर रहे हैं, जापान फिर रहे हैं, सऊदिया चले गए हैं, जहां के सऊदिया के अंदर मुझे यहाँ पे बरतानी हुकाम ने बताया तुम गए तो तुम्हें अगवा कर लिया जाएगा और पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। उनको ओके तो कोई जाने जाने की कोई पाबंदी नहीं है, वो फिर जी रहे जी हैं, अपनी मर्जी से फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, सऊदिया तक वो होके आ गए, उम्रा करके आ गए हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है। मेरे जी तो जी तमाम असासे हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, सीज कर लिए गए, सब जायदादें जब्त कर ली गई। उनकी क्या चीज, 99 साल की कैद की सजा सुना दी गई, उनको जी क्या जी सुनाया गया है आप मुझे बता दें। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात यहां पे ये है कि अगर आप इन जो पूरी दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, वहां पे आप जहां जहां जाते हैं वहां पे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं, तो फिर आप ओके मुझे बताएं कि उसके ऊपर फिर पब्लिक जब रिएक्शन देती है और उसके ऊपर जब बात कही जाती है कि यार ये दिस इज डज नॉट साउंड राइट ना, कि जी क्यों जी फिर, तो फिर जी जी अगर ये बात करने की भी इजाजत नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है फिर। तो फिर इसका मतलब है ओके कि हम फैक्ट फॉलोइंग कर रहे हैं सिर्फ। नहीं यार, मुझे जी आप जी बताओ, आप मुझे बताओ कोई सबूत के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर मैंने कोई गलत बात की है तो मुझे बताओ, या कोई नहीं मैंने अभी गलत तक तो बताया तो मुझे बताओ, मैं नहीं नहीं हाजिर हूं। बिल्कुल भी नहीं जी जी आप जब कहते हो कि यार मैं तो इंजॉय करूंगा इनके साथ जो हो रहा है, तो ओके यार ये दिस इज नॉट ऑन ना यार, ये तो फिर जी जी बहुत ये बुग्स है। जी जी वो वीडियो जी जी ऑडियो किसी ने रिलीज की हुई है उनकी, और उनको पता है कि उनकी अपनी आवाज है, उनकी अपनी जी बात जी है। जी जी अच्छा आदिल भाई आपको क्या लगता है आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस पॉडकास्ट का कि पीटीआई लीडरशिप जो है वो क्या आया इमरान खान को जेल से रिहा करने में कामयाब हो जाएगी या आपको लगता है कि ये नाकाम ही रहेंगे और शायद कुछ और ही होगा तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकेंगे नहीं रजीन, सिंपल इसका आंसर ये है कि नहीं, ये इसमें इनके दाने नहीं है, ये नहीं कर सकते। अवाम ही इमरान खान को निकालेगी अपनी मदद आपके तहत, और अवाम ही इमरान खान और पाकिस्तान को आज़ाद करा सकती है, और ये सिलसिला उसी तरफ जा रहा है। लेकिन तारीख हमें ये सिखाती है कि अनफॉर्चुनेटली
अवाम आखिर में मासेस उस वक्त निकलते हैं जब आग उनके घर तक पहुंच जाती है, भूख और नंग उनके घर तक पहुंच जाती है, और ये मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। उधार के ऊपर मुल्क एक लिमिट तक चल सकता है, और जब उधार वापस बिल्कुल करना होता है तो मुल्क बैंकरप्ट होते हैं। जब बैंकरप्ट होते हैं तो यूरोप में भी आपने ग्रीस वगैरह के अंदर भी देखा है कि किस तरह फिर रिएक्शन होता है। तो ये पब्लिक रिएक्शन उस वक्त आएगा बैंकरप्सी के ऊपर, क्योंकि ये मामलात उसी तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के। जी 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 जी। तो आदिल भाई, इमरान खान साहब को वैसे कब तक बाहर आता देख रहे हैं, इन द नेक्स्ट 1 year और कपल ऑफ इयर्स? मेरे तो ख्याल में इमरान खान साहब इस साल नहीं तो अगले साल तक इंशाल्लाह बाहर भी आ जाएंगे और पावर में भी आएंगे इंशाल्लाह वापस। जो ओके। हालात, इमरान खान ने हमेशा से जो बात मेंटेन की थी कि यार इनसे इकोनॉमी नहीं चलेगी, और इनको फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को इकोनॉमी जो है, मुल्क की मईशत जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर के ऊपर फौज उसको देखती है, जो कि नहीं उनसे चल पा रही। तो अल्टीमेटली ये अपनी मजबूरी, अपनी फटती इमरान खान को लेके तो इनको आना पड़ेगा, और इमरान खान वापस तो आएंगे। उसके अलावा तो ये आपका सर्वाइवल इस मुल्क का नहीं है। जी जी। थैंक यू सो मच आदिल भाई फॉर योर टाइम, फॉर दिस पॉडकास्ट। अगले व्लॉग में और एक पॉडकास्ट के साथ दोबारा मुलाकात होती है। आप लोगों से अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।